वेस्ट इंडीज के साथ वनडे मैचेस की सीरीज जो है वो खत्म हो गई और इंडिया ने 2-1 से जीत भी ली। तो ये तो हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है और हमसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए इंडियन टीम मैनेजमेंट को और राहुल द्रविड़ को कि उनकी इज्जत बच गई। अब लेकिन क्या वाकई इज्जत बच गई? कहने को तो देखिए, सीरीज आप 2-1 से जीत गए तो आपके लिए कहने के लिए हो गया कि चलिए भाई, हमने तीसरे मैच में किस तरह से सेम टीम खिला के और अपनी जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, वो हमने सीरीज भी जीत ली और बहुत कन्विंसिंग तरीके से जीती। तीसरे मैच में हमने 350 रन बनाए, हमने रोहित और विराट को खिलाया भी नहीं और नए बिल्कुल प्लेयर्स के साथ हमने 2-1 से सीरीज जीत ली और बहुत क्रंच मैच था और बिल्कुल इज्जत दांव पे लगी हुई थी और बिल्कुल इट वाज जस्ट लाइक अ नॉकआउट मैच और ये और वो और दुनिया भर की सब कुछ ये कह सकते हैं और क्लेम भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, एक्सपेरिमेंट से इनको फायदा क्या हुआ? ये सीरीज का नाम इन्होंने रखा हुआ है कि सारे जवाब मिलेंगे। वो हमको जियो सिनेमा पे दिखता है ना, सारे जवाब मिलेंगे। और सारे जवाब मिलेंगे, तुम क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो तो जवाब तुमको गलत ही मिलेंगे। अब अगर हम शुरू से ही बात करें तो शाय होप ने टॉस जीत के और इंडिया को फिर से इन्होंने एक फायदा दे दिया कि इंडिया को बैटिंग करने के लिए बुला लिया। बैटिंग करने के बाद बुला तो लिया। शुभमन गिल और ईशान किशन ने फिर अच्छी बैटिंग की और हालांकि देखिए, ईशान किशन ने वो जो 70 रन बनाए हैं, मेरे हिसाब से तो वो 9 रन पे आउट था जब हाथ का बिल्कुल एकदम लड्डू कैच उसका टपका दिया। देखिए, बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हमारे कोच साहब ये कहते थे कि जब आपका एक भी पहला कैच जो छूटा आपका, तो आप समझ लीजिए कि आपका स्कोर उस मैच में वही है। जब तक इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये प्लेयर्स ये नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, अच्छी टीमें आपका इस तरह से कैच नहीं छोड़ेंगी। ये वेस्ट इंडीज ही छोड़ेगी, इवन नीदरलैंड्स नहीं छोड़ेगी आपका। ये देखिए, कहने को ये है कि आप ये कहें कि भाई देखिए, तीसरे मैच में हमारी बड़ा टेंशन था क्योंकि हमको हर हालत में जीतना था मैच, क्योंकि हम 2006 से वेस्ट इंडीज से कोई वनडे सीरीज नहीं हारे हैं, इसलिए हमारे लिए बड़ा प्रेशर वाला मैच था। लेकिन देखिए, एक बायलैटरल सीरीज है, दूसरी बात सामने वेस्ट इंडीज है। इसी वेस्ट इंडीज की जगह अगर आपके सामने श्रीलंका होती या इवन नीदरलैंड्स होती तो आपके पसीने छूट गए होते। जिस तरह से ये बैट्समैन खेल रहे थे कल, तो इनको मालूम था कि ये अगर इन्होंने एक बार 250 रन बना दिए तो वेस्ट इंडीज कुछ करने वाली नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बोनस होता है। उसके बाद तो फिर 350 रन बना ही देते हैं ये लोग। लेकिन मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा इस वजह से। देखिए, अब इन्होंने जो ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 पे किस लिए खिलाया? देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ कभी भी नंबर 3 के लिए वो फिट नहीं है। वो ही इज एन ओपनर और अभी तक उसने हमेशा ओपनिंग ही की है। तो उसको आप ओपनिंग से अगर नंबर 3 पे लेके आओगे तो आप क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो? नंबर 3 पे क्या कोई प्लेयर है जिसको आप ढूंढ रहे हो? कोई प्लेस है जिसके लिए आप प्लेयर ढूंढ रहे हो? नंबर 3 पे आपका विराट कोहली है, तो उसके नंबर पे किसी भी और बैट्समैन को खिलाना, क्या, मुझे समझ में ही नहीं आया इसमें क्या लॉजिक है। ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल वेस्टेड एक्सपेरिमेंट है। मैं तो ये कहता हूं कि इस सीरीज में इनको तीनों मैचेस रोहित और विराट को खेलने चाहिए थे। इनके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम कहां है? अब मुझे समझ में ही नहीं आता, टोटल वर्ल्ड कप के पहले इनके पास 8-9 मैचेस थे, उसमें से इन्होंने ये 3 वेस्ट कर दिए। अब पता नहीं क्या होगा। अब इससे तो बेहतर ये है कि ये रोहित और विराट को वापस ही भेज देते, क्योंकि T20 में आप उनको खिला नहीं रहे हो। लेकिन उसके पहले भी क्वेश्चन ये आता है कि आप 5-5 T20 खेल क्यों रहे हो? आयरलैंड भी जो आप टीम भेज रहे हो वो T20 के लिए भेज रहे हो। खैर, आयरलैंड के लिए जो टीम डिक्लेयर हुई है उसके बारे में तो मैं एक अलग से वीडियो करूंगा, क्योंकि वो अपने आप में अलग ही एक मजाक है। बिल्कुल ही अजीब तरह का एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में तो सेपरेट वीडियो ही बनता है। अब ईशान किशन ने, चलिए खैर, गिरते पड़ते 70 रन बना दिए, क्योंकि मेरे हिसाब से वो 9 रन पे आउट था। शुभमन गिल के लिए बहुत प्रेशर वाला मैच इसलिए था क्योंकि पहले 2 मैचेस में उसने रन नहीं बनाए, तो अब उसको तो रन बनाना बहुत जरूरी था। उसने भी किसी तरह से रन बना दिए। फिर संजू सैमसन ने जो नंबर 3 बल्कि नंबर 4 पे आके जो किया है, वो तो मुझे लगता है कि उसने वो बहुत ही गुस्से में बैटिंग करने आया था। उसने जो 4 छक्के मारे हैं
वो तो ये सोच रहा होगा कि बॉल नहीं, एक राहुल द्रविड़ आ रहा है तो उसको उड़ाया उसने, फिर दूसरा रोहित शर्मा को उड़ाया, फिर तीसरा बीसीसीआई को उड़ाया, फिर चौथा सिलेक्टर्स को उड़ाया। इस तरीके से उसने छक्के मारे। वो जिस तरह से वो एरोगेंस के साथ खेल रहा था, किसी भी आदमी को गुस्सा आ जाएगा। हालांकि संजू सैमसन की भी गलती, उसे दूसरे मैच में रन बनाने चाहिए थे। अरे विकेट कितना भी स्पिन हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, देखिए अगर विकेट मान लीजिए टफ है बैटिंग करने के लिए, तो आपके बनाए हुए 36 रन ही बहुत काउंट करते हैं। कौन कहता है कि आप 86 रन बनाओ, लेकिन कम से कम कुछ रन तो बनाओ। ये नहीं कि 3, 4, 5 पे आप 11 पे आउट हो जाओ। तो वहां पे भी आपकी बैटिंग की अप्रोच पता चलती है। जब 180 पे टीम आउट होती है, लेकिन अगर आपके 55 रन होते हैं तो वो काउंट करते हैं। अब जहां 350 रन बना दिए पूरी टीम ने मिलके, हर कोई लल्लू पंजू आके 50 बना रहा है। अब हार्दिक पांड्या तक ने 70 रन बना दिए कल। आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से बैटिंग की है, हार्दिक पांड्या के फैंस बड़े खुश हो जाएंगे, या रिकॉर्ड में कहने के लिए ये हो जाएगा कि अरे हार्दिक पांड्या ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और किस तरह से बढ़िया बैटिंग को प्लान किया, शुरू में धीरे खेलता रहा, बाद में जाके एक्सेलरेट किया, ये किया वो किया। लेकिन आप देखिए वेस्ट इंडीज की जो बॉलिंग थी और कल का जो बैटिंग विकेट जिस तरह का था फेवरेबल बैट्समैन के लिए, उसमें आके शुरू के 20 बॉलों में हार्दिक पांड्या के 8 या 10 रन थे। इस तरह से नहीं चलेगा। किसी भी टीम, अच्छी टीम के अगेंस्ट वो आपको ऐसा मौका नहीं देंगे। और इसकी वजह से भी क्या हुआ, कल के मैच में शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर आ गया। जब हार्दिक पांड्या स्लो हो गया था और शुरू में सेट होने के लिए कर रहा था, ऐसे में आपको हमेशा सिंगल्स निकालने की कोशिश करनी ही चाहिए। कम से कम वनडे मैचेस में आप कम से कम 100 की या 90 की स्ट्राइक रेट तो रखो अपनी। लेकिन वो तो 50 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था 20-22 बॉलों तक। उसके चक्कर में शुभमन गिल आउट हो गया, उसको आड़ा टेढ़ा शॉट मारना पड़ गया, नहीं तो उसकी सेंचुरी पक्की थी। खैर, हमें शुभमन गिल या किसी की भी सेंचुरी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए रन आप कितने भी बनाओ, इंडिया जीतनी चाहिए और आप बैटिंग करते हुए अच्छे लगने चाहिए। दूसरी बात, आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। गेम किसी भी टाइम पे स्लो नहीं होना चाहिए। एक बात मैं आपको बताऊं, 21 ओवर में इंडिया के 220 रन थे, सॉरी 31 ओवर्स में 220 रन हो गए थे। तो बाकी जो 20 ओवर बचते हैं, इसमें इन लोगों को कम से कम 150 रन तो बनाने चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूं 170 रन बनाने चाहिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, 350 रन बनाए, वो भी आखिरी के 3 ओवर्स में जाके रन बने। मान लीजिए वो नहीं बनते, क्यों, और किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट नहीं बनेंगे वो रन। आपको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड रन नहीं बनाने देंगे इस तरह से। अरे वो तो छोड़ दीजिए, न्यूजीलैंड नहीं बनाने देगा आपको। न्यूजीलैंड तो खैर हमारा वैसे भी नेमेसिस रहा है वर्ल्ड कप में, आईसीसी इवेंट्स में। उसके साथ तो एक मैच हमारा बिल्कुल हारा हुआ रख ही देना चाहिए। और साउथ अफ्रीका के साथ भी ऐसा ही है। साउथ अफ्रीका को हमने 2019 भले हराया है, लेकिन उसके अलावा हम उनसे हमेशा वर्ल्ड कप में हारे ही है। तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, इनको हम कभी गिनते नहीं है, जबकि ये हमको हमेशा हरा देते हैं वर्ल्ड कप में। बाकी तो फिर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया का तो अपने दिन पे कोई भरोसा नहीं है। तो जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ये कर रहे हैं, ना तो विराट ने बैटिंग की प्रैक्टिस की है, ना रोहित ने बैटिंग की प्रैक्टिस की है। ईशान किशन ने 3 मैचेस में 50 बना के प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बन गया, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? क्या रोहित शर्मा नंबर 3 पे बैटिंग करने का सोच रहा है? तो फिर विराट कहां बैटिंग करेगा? मतलब अगर रोहित शर्मा अपने आप को नीचे ला रहा है, तभी ईशान किशन ऊपर खेल सकता है। क्योंकि ईशान किशन को एक्चुअली अगर मौका मिलना है तो उसको मिडिल ऑर्डर में मिलना है, लेकिन उसने मिडिल ऑर्डर में तो बैटिंग की ही नहीं। तो अब क्या उसको आप वर्ल्ड कप में सीधे मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे? जस्ट इन केस उसको खेलना ही पड़ा। क्योंकि वैसे तो मुझे लगता है कि अगर केएल राहुल थोड़ा, अगर वो जॉगिंग भी करने लगा ना, तो बीसीसीआई का इतना प्रेम है केएल राहुल के साथ कि वो उसको डायरेक्ट वर्ल्ड कप की टीम में ले लेंगे। और फिर उसके बाद उसका पता नहीं है कि वो पहले मैच में, दूसरे में, तीसरे में किस में अनफिट हो जाएगा, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली ईशान किशन को आना पड़ेगा। और उस टाइम रोहित शर्मा क्या करेगा? ओपनिंग छोड़ के बीच में आएगा, जिससे कि ईशान किशन ओपन कर सके। नहीं होगा ऐसा। तो ईशान किशन को अगर मिडिल ऑर्डर में खेलना है तो उसको इन मैचेस में प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो हमने करने नहीं दी। फिर ऋतुराज गायकवाड़ को 3 नंबर पे कल के मैच में खिलाने का कोई मतलब ही नहीं था। अगर आपने उसको वर्ल्ड कप की स्कीम में रखा ही नहीं है, एशियाड का कैप्टन बना के, तो आपको उसे कल का मैच क्यों खिलाना चाहिए था? इससे तो फिर भी अच्छा है कि आप फिर से अक्षर पटेल को ही खिला लेते, या हार्दिक पांड्या को ऊपर भेज देते, या कुछ भी करते। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ का कल का मैच खेलना तो बिल्कुल ही जस्टिफाइड नहीं था।
बल्कि रोहित या विराट में से कोई आके थोड़ी बैटिंग प्रैक्टिस कर लेते। ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं कि ये लोग रूम में बैठे रहेंगे होटल में और बस जाके वर्ल्ड कप में सीधे रन बना देंगे। अरे कितना ही बड़ा बैट्समैन हो, ऐसा नहीं होता है। मैच प्रैक्टिस आपको चाहिए, मैच प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद संजू सैमसन ने रन बनाए, फिर हार्दिक पांड्या ने कैसे तो भी गिरते पड़ते रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने तो प्रूव कर दिया कि वो वनडे मैचेस के लायक है ही नहीं, वो नहीं कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको समझ में, ही इज नॉट एबल टू फिगर आउट हाउ टू बैट इन वनडे मैचेस। तो अब वो T20 में ही जो करे सो करे। अब हमको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए सूर्य कुमार यादव से। कोई उम्मीद मुझे तो नहीं लगता कि वनडे मैचेस में हमें करनी चाहिए। फिर उसके बाद आप देखिए, सबसे ज्यादा अगर इन मैचेस में किसी को रेस्ट करवाने की जरूरत थी तो वो था रविंद्र जडेजा। मुझे हमेशा डर लगता है कि वो एक इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है टीम का, उसको ये इनसिग्निफिकेंट मैचेस खिला के फिर से इसको कहीं इंजरी ना करवा दें तो हमारा तो वर्ल्ड कप कैंपेन का ही कबाड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद तो शार्दुल ठाकुर अपने ये सब लोग जो खेले तो वो तो खेल ही रहे। बैटिंग जब इनकी वेस्ट इंडीज की आई तो वेस्ट इंडीज ने दिखाया कि ये पता नहीं, इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। खैर, जब इंडिया को ही समझ में नहीं आ रहा है तो हम वेस्ट इंडीज को क्यों ब्लेम करें, और हमें वेस्ट इंडीज से क्या लेना देना है। लेकिन मुझे अफसोस होता है, हार्दिक पांड्या ने कल फिर 5, 6, 7 ओवर डाले। अब वो 10 ओवर क्यों नहीं डालता है? तुझे अगर फिटनेस की करनी है, तैयारी करनी है, एक तो आयरलैंड की टीम में ये हार्दिक पांड्या क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ? पता नहीं, रेस्ट करने के लिए फिर से कि तुम अपनी कमर की तैयारी कर लो। खैर, उसके बारे में हम अलग ही बात करेंगे सेपरेटली। लेकिन देखिए, हार्दिक पांड्या और मुकेश कुमार, अब मुकेश कुमार की जो फास्टेस्ट बॉल थी वो कितनी होगी? 135-36। इंडिया में जब वर्ल्ड कप हो रहा है 135-36 की बॉल फेंकने वाला बॉलर जब ओपनिंग करने जाएगा ना, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, सामने वाले ओपनिंग बैट्समैन की बाछें खिल जाएंगी। आप सोच लीजिए, इंग्लैंड का ओपनर अगर मान लीजिए जेसन रॉय हुआ, ठीक है, जेसन रॉय पता नहीं टीम में होगा या नहीं होगा, और उसके बाद आपका वो जो फिन एलन है जो न्यूजीलैंड का, ये लोग भूसा भर देंगे मुकेश कुमार में और हार्दिक पांड्या में, मार मार के ये बॉल फाड़ देंगे। ये मुकेश कुमार और हार्दिक पांड्या को समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। 135 की बॉल, और हार्दिक पांड्या ने क्या किया 3 मैचेस में बॉलिंग करके? कितने विकेट ले लिए? 1 विकेट। तो सिर्फ आप बॉलिंग डालने के नाम पे अगर आप बॉलिंग डाल रहे हो तो हार्दिक पांड्या मुझे नहीं समझ में आता। मैं तो अभी भी कहूंगा, भले उसने कल 70 रन बना दिए हो, लेकिन उसकी टीम में जगह नहीं बनती है। क्योंकि आप उसकी जगह फिर आप एक प्योर ऑलराउंडर खिलाइए, चाहे वो अक्षर पटेल ही हो। मुझे अक्षर पटेल मंजूर है, लेकिन हार्दिक पांड्या जो कि बॉलिंग में विकेट नहीं लेता है, मुझे वो उसकी जरूरत नहीं है। और अक्षर पटेल को ये लोग शराफत से मौका नहीं देते हैं, अदरवाइज ही विल प्रूव टू बी अ बेटर ऑलराउंडर देन हार्दिक पांड्या। देखिए, फील्डिंग में आज वो बेटर है, बॉलिंग में वो कुछ ना कुछ करके 1-2 विकेट ले ही लेता है, और अगर विकेट फेवरेबल हुआ तो वो आपको मैच भी जिता देगा। और बैटिंग में वो कोई कम नहीं है हार्दिक पांड्या से। हार्दिक पांड्या की क्या परफॉर्मेंस है? हार्दिक पांड्या के पिछले 10 मैचेस में क्या स्कोर है? कल के मैच में 70 रन बना दिए, क्योंकि उसको तो सर्वाइवल का सवाल था। किसी और को समझ में आए या ना आए, या हार्दिक पांड्या के फैंस अगर अपने आंख कान बंद कर लें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप व्यूअर्स को तो समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। राहुल द्रविड़ के लिए कहने के लिए ये हो गया कि कल इज्जत बच गई कि हमने जो कहा था सेकंड मैच के बाद कि हम तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम यही टीम खिलाएंगे, यही टीम खिलाई और उससे देखिए हम जीत भी गए, तो हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। लेकिन एक्सपेरिमेंट सफल, अरे एक्सपेरिमेंट जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हैं। जिसने भी केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ पढ़ा है अपनी लाइफ में, उनको मालूम है कि पहले जब हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। अचीव तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी हुआ है इस सीरीज में। किसी ने रन बनाए, किसी ने नहीं बनाए, किसी ने आधी अधूरी परफॉर्मेंस दी, कुछ किया, लेकिन नतीजा क्या? ये लोग इस तरह से कभी, आज मुझे बताइए, जितनी भी टीमें वर्ल्ड कप में खेलने वाली हैं, क्या आपको और हमको ये नहीं मालूम है? शुरू की अगर हम टॉप 5 या 6 टीमों की ही बात करें तो क्या हमको ये नहीं मालूम है कि किस टीम का कौन ओपनर होगा?
या किस टीम में कौन पहले 4 बैट्समैन होंगे? आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 99% प्रोबेबिलिटी ये है कि सारे लोग ये बता देंगे कि शुरू की 6 टीमों में से एक्सेप्ट इंडिया पहले 4 कौन होंगे। लेकिन हां, अभी लोग ये भी कह देंगे नहीं, हमको भी पता है कि पहले 4 कौन होंगे। कौन होंगे वो? रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, और चौथा कौन? चौथे का ही पता नहीं है हमको कि चौथा कौन होगा। ऐसी हालत बाकी टीमों की नहीं है। हमको सबके बारे में पता है कि कौन आएगा, डेविड मिलर किधर खेलेगा ये हमको पता है। लेकिन हार्दिक पांड्या खेलेगा तो जरूर, लेकिन वो करेगा क्या? क्योंकि उसकी तो टीम में मेरे हिसाब से तो जगह बनती ही नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं बनती। ऐसा मुझे बॉलर नहीं चाहिए जो सिर्फ ओवर डालने के नाम पे ओपनिंग कर दे। क्योंकि हार्दिक पांड्या एक तो जब देखिए नई बॉल से भी वो विकेट नहीं ले पाया ना वेस्ट इंडीज जैसी टीम के अगेंस्ट, तो बाकी आप मिडिल ओवर्स में तो आप भूल ही जाइए। मिडिल ओवर में तो इसका रिकॉर्ड है, इससे ज्यादा बड़ा पेटेला कोई बॉलर नहीं है। ये जब आता है तो बैट्समैन, लल्लू पंजू बैट्समैन भी बस हंसने लगते हैं, आओ आओ मिलकर पीटे। ये कहानी है हार्दिक पांड्या की। तो मेरे हिसाब से तो इस सीरीज का कोई नतीजा नहीं निकला। इन लोगों ने बहुत भयंकर मिस प्लानिंग और मिस मैनेजमेंट किया है। इससे इनको कंफ्यूजन ही ज्यादा होगा। मुझे तो नहीं, कोई एक भी आंसर नजर नहीं आया। आप लोगों में से किसी को कोई नजर आया हो तो मुझे बताइए कि इस वनडे सीरीज का ये फायदा हुआ है हमको। जो हमको मालूम था वही हमको अभी भी मालूम है, और जो नहीं मालूम था वो पता नहीं कब मालूम चलेगा। बहुत ही अजीब सा जोकर टाइप का काम इन लोगों ने किया है और अपना ही जोकर बनाया है। बाकी हम तो मतलब क्या बताएं, पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही होगी। इवन मैंने तो सुना है कि वो भिखारी देश पाकिस्तान के लोग तक ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये किस तरह की ये चल रही है। मतलब आप सोचिए, जो बेवकूफों के सरदार हैं, जो नेपोटिज्म के, फेवरेटिज्म के बिल्कुल गैंगस्टर हैं पाकिस्तानी, वो तक ये कह रहे हैं कि इंडियन टीम क्या क्या सेंसलेस एक्सपेरिमेंट कर रही है। मतलब इससे ज्यादा बेइज्जती कुछ हो सकती है कि कोई पाकिस्तानी आपका मजाक उड़ाने लगे? ये शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को। लेकिन पता नहीं, शर्म तो बेच के खा गए ये लोग। पता नहीं क्या फेवरेटिज्म। और फिर उसके बाद जब दूसरे लोग बोलते हैं तो इन लोगों को समझ में ही नहीं आता है। आज देखिए, ये पुराने प्लेयर्स जब बोलते हैं तो इन सब लोगों को बड़ी मिर्ची लगती है। लेकिन एक उसमें प्रॉब्लम ये भी है, देखिए ये जो भी प्लेयर्स हैं, जैसे राहुल द्रविड़, ये राहुल द्रविड़ जब टीम के साथ नहीं एसोसिएटेड होगा ना तो बाहर बैठ के बड़ी लॉजिकल बातें करेगा। सारे आर्ग्यूमेंट्स इसके बहुत ही रीजनिंग से भरे हुए होंगे, जैसे वेंकटेश प्रसाद करता है। वेंकटेश प्रसाद भी बहुत क्रिटिकल है और बहुत टू द पॉइंट बात करता है। लेकिन अभी एक बात बताइए, अगर वेंकटेश प्रसाद को अगर कोच बना दिया जाए इंडियन टीम का, तो वो क्या कहेगा कि मेरी टीम में सारे उल्लू के पट्टे भरे पड़े हैं, इन लोगों को मैं इतना बोलता हूं उसके बावजूद भी इन गधों को समझ में नहीं आती है, ये आड़ा बल्ला मार के आउट हो जाते हैं। विराट कोहली हमेशा उल्टे सीधे बॉल, छठे स्टंप की बॉल पे आउट होता है, या रोहित शर्मा हमेशा आड़ा बल्ला मार के, स्वीप मार के आउट होता है। ये वेंकटेश प्रसाद नहीं बोल सकता क्योंकि वो टीम का कोच बन गया है। और जब आप टीम में अपने साथ खेले हुए या फेलो क्रिकेटर्स के साथ आप जब टीम में एसोसिएटेड रहते हो तो आप नहीं कह सकते। तो ये एक्चुअली हमें एक्सपेक्ट करना ही गलत है कि राहुल द्रविड़ या अजीत आगरकर इनको कुछ गालियां देंगे या कुछ करेंगे। नहीं, वो जब टीम में आप होते हैं, देखिए मैं भी प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, मैंने पूरी लाइफ अपनी प्रोजेक्ट करने में निकाली है। तो मेरी टीम में कभी कोई आदमी छोटी मोटी गलती कर देता है तो मैं, ऐसा नहीं है कि उसको पब्लिक के सामने डांटने लगूं, गालियां देने लगूं, बेइज्जती करने लगूं, ऐसा नहीं होता है। तो यही इन लोगों के साथ है। तो ये एक्स क्रिकेटर जो हैं, ये टीम के बाहर ही अच्छे हैं क्योंकि टीम के बाहर रह के ये सच्चाई बोलते हैं। लेकिन एक बार टीम के कोच या बैटिंग कोच या ये बन जाएंगे तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर आप इनसे उम्मीद मत करिए कि ये लोग आपको सच्चाई बताएंगे। वो कितनी भी बेवकूफी करे, अब राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा की तारीफ ही करेगा और रोहित शर्मा भी बोलेगा राहुल भाई ने क्या बढ़िया ये किया वो किया। ये सब बेकार की बातें हैं अभी तो ये। लेकिन सच्चाई ये है कि ये इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये करना क्या चाहते हैं और हो क्या रहा है। जो हो रहा है सो हो रहा है। बाकी व्यूअर्स का तो ऐसा है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? आपको क्या लगता है, ये कितनी भी बकवास परफॉर्मेंस करे उसके बाद से आप लोग इनके मैच देखना बंद कर देंगे, या इन लोगों की एडवर्टाइजमेंट में मिलने वाली फीस इन लोगों की कम हो जाएगी? क्योंकि इनको भी पता है
कि जाएंगे कहाँ ये, अल्टीमेटली घूम फिर के यहीं आएंगे, हमारे मैच यही देखेंगे और अगले मैच में हम किसी में 20 बॉल पे 45 रन बना देंगे। बस ट्विटर और इंस्टाग्राम पे तो हमारे फॉलोअर्स हैं ही। और उसके बाद रहा सा वर्ल्ड कप में चाहे सेमीफाइनल में पहुंचे या ना पहुंचे, उसके बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा। तो आईपीएल में तो फिर बस बढ़िया है, कोई दिल्ली का, कोई मुंबई का, तो कोई आरसीबी का। बाकी जनता की तो बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और ये फैक्ट भी है। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है अब T20 सीरीज में जो शुरू होने वाली है। पाजामा क्रिकेट है, आप भी मजे लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पे भी पता नहीं क्या करने वाले हैं, कौन सी टीम खिलाएंगे, किसको कहाँ खिलाएंगे। लेकिन देखते हैं कि स्काई क्या करता है वहां। तो मिलेंगे T20 मैचेस के दौरान। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।